नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आप क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर। ये फिक्स नहीं है, अभी इस पे 11 है। तो 11 चैप्टर का नाम से सर्च कर लीजिएगा, नीलकंठ है अगर आपको पढ़ना हो जैसे। तो अपना नया चैप्टर है अभी नीलकंठ। वैसे तो नीलकंठ हम शिव जी को बोलते हैं, लेकिन इसमें नीलकंठ हमें एक मोर के बारे में, मोर की कहानी है, उसको देखते हैं। ये लेखिका बोल रही है, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका है, वो बोलती है, मतलब वो किसी अपने उनके घर पर कोई अतिथि आया था, उसको छोड़ के गई। ठीक है, अतिथि को छोड़ के आ रही थी, तो उसने चिड़िया वाली दुकान का ध्यान आता है, तो ड्राइवर को कहा के वहाँ मोड़ लो। बड़े मियाँ ये बेचते हैं, इनका नाम बड़े मियाँ है। चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। कोई प्रश्न भी नहीं किया लेखिका ने, उससे पहले आरंभ किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। पिछली बार लेखिका आई होगी तो मोर के बच्चे के बारे में पूछा होगा। शंकर गुण से एक चिड़ीमार, एक जगह वहाँ से एक चिड़ीमार जो है, 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। एक मोर लाया है, एक मोरनी लाया है। ठीक है, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है। वो बोलते हैं कि मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। बहुत सारे लोग खरीदने आए थे, इनको यूँ बोलता है। आखिर मेरे सिरे में इंसान का दिल है। ये बहलाने के तरीके हैं, अभी देखना। मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियाओं को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कहा कि गुरुजी ने मनवाई है, कि टालने के लिए उनकी बात मैंने आपके नाम ले लिया। वैसे यहाँ कमबख्त रोजगार ही खराब है। कि रोजगार ही खराब, मतलब रोजगार खराब है, नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा उसको, पैसे से मतलब है, बस उसको बहलाने के लिए बोल रहा है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान में के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रुक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य परिचय होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे है कहाँ? मतलब साहब बीच में रोक के वो बोलते हैं, वो अपनी कहानी सुनाई रहा था कि मोर के बच्चे कहाँ हैं। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत के अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तरह के छोटे से पिंजरे की तक पहुंची। एक पिंजरा था, उसकी तरफ पहुंची, जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे थे। 2 बच्चे थे चिड़िया के जैसे। जो मोर के बच्चे होते हैं ना, वो पहले है ना नॉर्मल चिड़िया के होते, फिर वो बड़े होते हैं ना, फिर वो बड़े हो जाते हैं। पंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल प्रेम से किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब जो चित्र है ना, फ्रेम में रख दिया उनको, जगह तो थी नहीं लेगी यूं। मेरे निश्चरण के साथ साथ बड़े मियाँ के भाषण मिल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मारने मासूम इस मोर के जाड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। क्या ना, अब वो बोलता है कि रकम पे आता है, क्या ना, जो चिड़ी मारता उसने
इसने उससे 30 रुपये में लिया है। बारहा कहा, भाई जरा सोचो तो, अभी इन्हें में मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चले। 30 रुपये उस टाइम के 30 रुपये, अभी के नहीं। पर वह मुंजी वह सुनने लगा, आपकी ख्याल करके पछता कर देने ही पड़ा। अब आप जो मनसा समझे। मतलब 30 जो है ना, 30 चिड़ी मार के नाम की और पंच बड़े मियाँ है। ईमान के देकर जब मैंने कि चलो 35 रुपये दे के, यानी 35 रुपये दे के निकल आई। ईमान के देकर अब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा। तब मैंने वह जाली के जोखटे का चित्र जीवित हो गया। जैसे वो खुश हो गए। दोनों पक्षी शवों के खरपटाने से लगता था मैंने पिंजड़े ही सजीव और उड़ने योग्य हो गए हैं। मतलब वो ले जा रही थी तो उससे वो दोनों खुश हो गए थे। यूं घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है। कहना मोर नहीं है, तीतर यानी कोई भी छोटा पक्षी। कहकर ठग लिया, मतलब मोर कह के ठग लिया, तीतर है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठग जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। बहुत बार ठगी है ये जो है लेखिका। अवसन होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाम के पर लेंगे, है तो पक्षी ही कि चलो पक्षी ही तो है, रख ही लेते हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। मतलब क्या हुआ कि अब है ना कि ठीक है ठग लिया, तीतर के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है तो है ना, ठग लिया कोई बात नहीं, है तो चिड़िया, है तो जीव जंतु की, रख ही लेते हैं। तो है ना फिर सोचा कि इनको खुला छोड़ देते हैं। अभी इनका है ना घर का खुद का चिड़ियाघर है, तो पहले इन्होंने सोचा कि है ना वहाँ नहीं रखते, वहाँ के लिए ये छोटे हैं, तो अभी घर में रख लिया है। मतलब जहाँ पे ये पढ़ाई लिखाई करती है, ये अपनी बुक लिखती रहती है, वहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ रखा। अब आगे देखो, और दरवाजा खोल दिया। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखे। वे दोनों चूहनदाने जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। मतलब मिलते ही नहीं थे। कभी मेज के नीचे, कभी मेज के नीचे होते थे, घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी के थककर उन्होंने मेरी लुद्दी कागजों की टोकरी को अपना नया बसेरा, मतलब कोई टोकरी थी, चीतेड़े भरे हुए थे, उनको समझ लिया, किया। 2-4 दिनों वे इस प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, मतलब छुपे से रहते, और रात में अपनी टोकरी में चले जाते, प्रकट होते रहे। फिर आश्वासन हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर, और कभी मेरे सिर पर, मतलब छोटे छोटे से होते थे तो सिर पे भी आ जाते हैं, यूँ
भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। क्या ना, बंद ही रखना पड़ता था दरवाजे। क्यों? खुला रहने पर चित्रा यानी बिल्ली का नाम रखा है। सारे जानवरों का ऐसा ही नाम होगा शायद, मतलब खुद की बिल्ली उनकी, मतलब चित्रा जो है बिल्ली का नाम है, ठीक है। इन नवगुत का पता लगा सकती थी, और जब उसका शोध का क्या परिणाम होता, मतलब अगर बिल्ली को ये छोटे से तीतर जैसे बच्चे मिल जाते तो फिर परिणाम आपको पता ही क्या होगा, बताने की जरूरत थोड़ी है। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वह चूहे पर आक्रमण नहीं करते, ये ऐसी बिल्ली चूहे पर आक्रमण नहीं करते, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनिधिकाट चेष्ट का प्रश्न था। मतलब क्या भरोसा, मतलब चूहा नहीं मारती तो क्या हुआ, आ जाए। उसके लिए दरवाजे बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में नहीं जाए, वही बढ़िया। अपनी सिंहासन बना ले। यह स्थान चित्रा जैसे अभिमानी मार्जारी के लिए आशा ही क्या कही जाएगी। अब देखो, जब मेरे कमरे के कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, जब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, मतलब चिड़ियाघर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास था, जो जीव जंतु का निवास था। उनके दोनों नवगंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसे नवदू के आगमन पर परिवार स्वाभाविक है। लक्का कबूतर का नाम है, नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूमकर गुट्टर गू करने लगा। ठीक है, कबूतर था, गुट्टर गू करने लगा कि रागिनी अल्पाने लगी। बड़ी खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। मतलब स्वागत हो रहा था, मोर मोरनी आए तो उनकी गेंद जैसे छूट खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, कूदने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उसी दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, जैसे कोई भूचाल आ गया हो चिड़ियाघर में। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब मोर के बच्चे बड़े होने लगे। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि वो कोई साधारण पक्षी नहीं थे, वो मोर ही थे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमश और रंग में था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मतलब उनका जैसे वो तितली का सर्किल होता है ना, वो मैंने साइंस में छोटे थे तब देखा था कि वो ककून बनाती है फिर उससे निकलती है, तो इनका भी कायाक्रम ऐसा ही था। मोर के सिर के कलगी और सदन ऊंची तथा चमकीली हो गई। जैसा मोर होता है वैसा बनने लगा। चोंच अधिक बिक्किम और पौनी हो गई। गोली आँख में इधराने की
नीलारुत झलकने लगी, मतलब सुंदर होने लगे। लंबी नीली हरित ग्रह की हर से धूप छा तिरंगे उठने गिरने लगे। दक्षिण वांग दोनों पंखों में सलटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूछो हुई और उसके पंखों में चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग मतलब विकसित होने लगा एक तरीके से। अच्छा सुंदर हुआ। पैर तो मोर के खराब ही होते हैं, सबसे खराब पैर उसके होते हैं। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चूगना, पानी पीना, थड़ी शब्द सुनाना आदि क्रियाओं में सुकुमारता और हृदय उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक हो तो नहीं हुआ, मतलब मोर जितना सुंदर होता उतनी मोरनी नहीं होती, परंतु अपनी लंबी धूपछा गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंछों की श्याम शक्ति, पत्रलेख, मधुर गीत आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाम ग्रह के कारण मोर का नाम, मतलब उसका जो कंठ था, मतलब जो उसका गला था वो नीला था, तो उसका नाम नीलकंठ रख दिया, जो अपने चैप्टर का नाम है। और उसके छाया के समान रहने के कारण मोरनी, मतलब मोरनी हमेशा उसके साथ ही घूमती रहती थी, तो उसका नामकरण जो था वो किया, वो राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवास जीव जंतुओं के का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, मतलब अब वो सेनापति बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि के सेना एकत्रित कर उसे और ले जाता जहां दाने दिए जाते हैं, मतलब सबको इकट्ठा करता, दाने की तरफ ले जाता और घुमा कर मानो सबकी रखवाली करता रहता, मतलब घूमता रहता और रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वहां अपने तीखी चोंच प्रहार से उसे दंड देना दौड़ा, मतलब कोई भी गड़बड़ करता वो अपनी तीखी चोंच से उसे दंड देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से खरगोश के बच्चे का करण वेद संस्कार हो जाता था, मतलब वो क्या करता, ऐसे है ना, यूं ऐसे चोंच लेता और फिर उनको ऊपर उठा लेता, तो क्या होता, वो मस्ती तो कर रहा होता उनसे, लेकिन है ना उनके कान में छेद हो जाता, जैसे वो लड़कियां वो कानों में पहनती है उसके लिए वो छेद होते हैं ना, उसे एक आ गया ये संस्कार, ठीक है। तो उनके कानों में छेद होता था उसकी तीखी उसे मीठी उसकी साधारण मिट्टी फैलाने बैठे जाते और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलता रहता था। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया, मतलब ऐसे बढ़िया चल रहा था, एक बार है ना जाली में सांप आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, डर गए, सब छुप गए।
केवल एक शिशु खरगोश, मतलब छोटा सा खरगोश, तो सांप की पकड़ में आ गया। इस तरीके से मतलब आधा पकड़ लिया, आधा मुंह बाहर है, यूं गया। निगलने के प्रयोग से सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शीश आधा जो बाहर था, मतलब जो उसका सर था वो बाहर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था। मतलब खरगोश को मदद अच्छी होती तो ऐसे करता है, ची ची ची, ठीक है। लेकिन अब उसने दबा रखा था तो मतलब उससे बोला भी नहीं जा रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, मतलब वो ऊपर था, वो अपने झूला लगा रखा था उसके लिए, वो उस पे सो रहा था। उसी के चौकन्ना कानों ने उस मन स्वर की व्यथा पहचानी। उसको लगा कि कुछ तो है, और वह पूछ पंख समेटकर घर से एक इप्टेट में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, मतलब उसके फन पे चोंच मारो तो खरगोश भी घायल होगा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, मतलब पूंछ को उसने पंजों से दबाया, और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया, मतलब सांप अधमरा हो गया तब प्रहार करे। पकड़ा ढीली पड़ती ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वही पड़ा रहा, मतलब बेहोश हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपने मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रस्तुत कर दी। क्या ना, इसने मतलब ऐसा बात फैला दी, वायरल कर दी चिड़ियाघर में कि आज की ताज़ा खबर, हमारे नीलकंठ ने मारा सांप को और बचाया खरगोश के बच्चे को। ऐसे माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, मतलब 2 टुकड़े तो कर ही दिए सांप के, तब उसी शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख अष्टता देता रहा, मतलब उसको है ना गर्मी दे रहा था कि जल्दी ठीक हो जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्धवाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि उसमें है ना, मतलब ऐसी भावना है कि वो है ना सबकी मदद करता है, सब करता है। इसलिए कार्तिकेय ने जो है ना भगवान शिव जी के बड़े बेटे, उन्होंने चुना। मयूर कल्पप्रिय वीर पक्षी है, हंस मात्र नहीं, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब बाज चील जो है ये है ना ऐसे जानवर है जो दूसरों को इतना बुरा मारते फिर वो बचते ही नहीं है, बड़े खतरनाक। मतलब ये भी बड़ा खतरनाक दिखता है मोर, लेकिन ये है ना अच्छे काम करता है यूं, मतलब ऐसे ज्यादा लड़ाई नहीं करता, उनका तो स्वभाव ही लड़ाई का है, सांप मारने, सबको मारना। जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, नीलकंठ में उसकी जात गीत विशेषताएं तो थी, अब अपनी विशेषता मोर की तो होगी, तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों को सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को
मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता, मतलब अपन ने देखा ये मोर ऐसा होता है, वो अपने है ना, मतलब आपने कभी देखा हुआ, मैं छोटा था तब मैंने देखा था एक बार, जब मैं मोर से डरता था क्योंकि वो बहुत बड़े होते थे। तो वो ऐसा है ना पूरा अपना पंख फैला देते हैं, आपने शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा शायद, कि है ना वो अपना पूरा पंख ही फैला लेते हैं और फिर है ना बारिश आती है तो नृत्य करने लगते हैं। आपको पता होगा बारिश आने से पहले उनको पता पड़ जाता है, वो ऐसे आवाज निकालने लगते हैं। अब देखते नेक्स्ट पेज। समझ लिया है कि उसके नृत्य मुझे बहुत पाते हैं, कि अब मान लिया कि इसका जो नीलकंठ का नृत्य वो नाचता है वो बढ़िया लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरी जाल घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा से खड़ा हो गया। मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ झूला था, जैसे यहाँ पे ये आई, ठीक है, तो नीलकंठ कूदा, वो ऐसे देखो मोरनी के पास ऐसे पंख नहीं होते, मोर के पास ही होते, ये बता दो। और आपको जैसे ऐसे ये पंख दिखे ना जिसके पास और नहीं दिखे, तो वो जिसके पास होता है वो पुरुष और जिसके पास नहीं होता वो स्त्री। तो जब आती हो तो वो ऐसा उधरता, इनको मंडलाकार यानी ऐसा फैला के, जैसे वो बारिश के समय में नाचता ऐसे फैला के बैठ जाता कि बस उसको अच्छा लगाना कि दाना पानी दो देगी, मतलब हाँ उसको भी प्रेम था। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गया, मतलब जब वो आती वो ऐसा ही करता है। पर मेरे साथ कोई न कोई देश विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। मतलब क्या होता था कि इनके पास आते रहते होते फोन के लोग, तो है ना वो नीलकंठ को जब वो जाती थी तो वो ऐसे यूं मंडलाकार बना के बैठ जाता, तो है ना इनको क्या लगता कि वो उनका स्वागत कर रहा है। जैसे निकल पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरे हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। जैसे क्या होता था, जैसे अब है ना जो लेखिका है उसका जो हाथ है, ये हाथ मान लो, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा, तो ये हाथ है, उस पर ये चने रखे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे है ना, जो अपन ने पहले क्या देखा था, उसने चोंच मार के, वही चोंच मार के अगर वो सांप को अलग कर सकता है तो वो चोंच ताकतवर तो होगी, लेकिन वो इतने धीरे धीरे आराम से खाता था, हाथ रख रख के आराम से उठा के, क्या ना कि उसको कष्ट नहीं हो लेखिका को। फलों के वृक्षों में अधिक उसे पशुपता और पलक वृक्ष भाते थे, मतलब ये वाले वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सनहल मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल फलावे से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना स्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। इतना खुश हो जाता वो देख के कि उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा। नीलकंठ और राधा सबसे प्रिय ऋतु में वर्षा ही थी, उनकी प्रिय ऋतु वर्षा थी। मेघ के उमड़ आने से पहले ही वह हवा में उसकी सजल आहट पर लेते थे और तब उनके मंद केका की गूंज अनबुझ तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्तियां बनाने
लगते थे, मतलब ऐसे कहते थे कि आ जाओ बूंदे नीचे आ जाओ, ऐसा लगता था। मेघों के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। फिर उनके होते ही नृत्य आनंद होता, और फिर मेघ जितना अधिक गर्जत, बिजली जितनी अधिक चमकीती, बूंदों की रीमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नेत्र का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसके केका का स्वर उतना ही मृदुतर होता जाता, मतलब अच्छा होने लगता है ऐसे, मतलब उसको अच्छा लगता है, मैं ये कहना चाह रहे। वृक्ष के थम जाने पर वह पंच पर दाहिनी पंख और बाएं पर वह पंख फैलाकर सुखाता, मतलब अब है ना सुखाने पड़ते थे ना, पंख गीले हो जाते हैं। कभी कभी वेदों ने एक दूसरे के पंख से टिपकने वाली बूंदों को चोट से, मतलब एक दूसरे के है ना जो हल्के हल्के पंख होते हैं ना मोरनी के और मोर के, जो बड़े बड़े पंख है, वो एक दूसरे की सहायता से ही सुखा लेते थे। इस आनंद की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठता, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से न खास कौन से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। अब क्या हुआ कि है ना वापस कहीं जाना था, तो ना वो बड़े मियाँ वही जिन्होंने ये दो मोरनी के बच्चे पकड़ा, उन्होंने रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं दिखाऊंगा, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की, मतलब इस बार वो किसी भी पिंजरे की तरफ नहीं देखेगी, यह संकल्प करके गई। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का नहीं है, सॉरी, टूटकर मोरनी राधा के समान ही थी। मतलब अब एक और मोरनी आ गई है कहानी में, उसके मोजे से बंधे दाने पंजों के उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी, मतलब वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ऐसे हो गए थे। बड़े मियाँ को भाषण मेल फिर दौड़ाने लगे, मतलब अब बातों में फंसा के बेचना है। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है, अब उसका क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आपने आए होती तो इस मैं उसी के सर पर इस पटक देता, पर आपस भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब उसको बोलना तो है कि है ना क्या इस मोरनी को ले जाओ, लेकिन है ना यूँ बोल रहा है कि है ना आपको ये अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। देखो ट्रिक है, सारक्ष यह कि 7 रुपये देकर मैं उस अगली सीट पर रखवाकर घर में ले आई, कि 7 रुपये बढ़ा के ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा, मतलब वापस से वो छोटी सी थी, वापस से वही साइकिल चलने लगा, वो ऐसे घुस जाती कहीं। अब देखो उंगलियों वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, मतलब है ना वो बड़ी हो गई लेकिन उंगली टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी, मतलब वो चलने तो लग गई। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया, मतलब अब चिड़ियाघर में पहुंचा दिया जाली घर। वह स्वभाव से भी हाँ, तो अब इसका नाम कुब्जा रखा, जो रामायण में थी, कुब्जा ही
प्रमाणित हुई। वो ये लड़ाई कराने वाली होती थी ये कुब्जा, ऐसी स्वभाव में भी वो ऐसी निकली। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, बढ़िया खुशी से साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मोरनी मारने दौड़ती, मतलब कि ये दोनों साथ नहीं रहने चाहिए। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। कलगी नोचती थी, वो होता है ना मोर के सर पे पंख, नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। मतलब वो नीलकंठ सोचता कि ये लड़ रहे हैं दोनों, तो दूर चला जाता, लेकिन राधा तो उसके साथ रहना चाहती थी। ने किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता नहीं थी, मतलब कोई भी उसे पसंद ही नहीं करता था ऐसा, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती। अब वो तो यार वो है ना, मतलब रक्षक के, मतलब उसका स्वभाव ऐसा, वो सारे जानवरों से मिलता रहता, घूमता, जिंदगी बढ़िया जी रहा था। इसने वो कर दिया, ठीक है। चाहती थी उसे बीच राधा 2 अंडे दिए। इस बीच में राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छुपाई बैठी रहती थी, जिन्हें वह पंखों में छुपा कर बैठी रहती थी, जैसे मोर बैठा था खरगोश को छुपा के। पता चलता ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा के ढकेल दिए और मतलब उसके अंडे फोड़ दिए। मतलब कुब्जा ने राधा के अंडे फोड़ दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचैन नीलकंठ प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब पहले वो खुश रहता था अपनी जिंदगी में, अब बेचारा बहुत परेशान रहने लगा। मेरी खिड़की के थोड़े पर छिपा रहा, मतलब छुपा रहता था बस वो। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, कि है ना, जैसे अब वो पार्ट टाइम जॉब जैसी लगने लगी थी। अच्छा ये आ गई चलो, पहले परेशान हो, चलो कर देता हूँ, फिर ऐसा मंडलाकार कर दो। पर उसकी चाल से थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, मतलब ऐसा जोश नहीं था अपनी, मतलब वो मन से नहीं करता था। अनुभव के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। उसने सोचा कि हो जाएगा सही, पता नहीं कैसा हो रहा, मतलब उसको थोड़ी पता, वो कैमरा लेके थोड़ी खड़ी है, पर ये क्या बात क्या बता, उसने सोचा कि बस सही हो जाएगा। अतः मैं 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पंख फैलाए धरती पर उस प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छुपाकर बैठा था, ऐसे ही बैठा। मेरे पुकारने पर भी उसकी ने उठने पर संदेह हुआ, उसके नहीं, अब वो है ना पुकारने पे भी नहीं उठा तो संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। असली में नीलकंठ तो मर ही गया, जान से मर गया। वो क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसका रंग बिरंगा फूल के सुतम जैसे शरीर पर किसी चोट का मिलता, मतलब वो कहीं से बीमार था ना कुछ था, हेडक लेके मर गया, इसलिए हेडक नहीं करना चाहिए। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई, मतलब ऐसा भा देते ना, फिर ऐसे जानवर मर जाते। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाह किया गया तब उसके पंख का मतलब ऐसे फैले हुए थे, तो वो पानी ऐसा अजीब सा लग रहा था। नीलकंठ के न रहने पर राधा निश्चित सी कई दिनों कोने में बैठी रही। अब वो कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, मतलब वो कभी भी भाग जाता फिर आ जाता, तो उसको लगा, मतलब वो ऐसा छूट जाता था ना कि वो उसको वो मौसम देखना अपना अच्छा लगता था, तो वो घूमने चला जाता था, तो है ना उसे लगा कि आ जाएगा। पर दुष्ट
लगाए रहती थी। अब वो है ना कि उसने सोचा आ जाएगा तो वो द्वार पर लगाई बैठी रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज आरंभ किया। खोज के क्रम में वह प्रेम चाली के दरवाजा खोल, मतलब वेट तो दोनों ही कर रही है कि बस आ जाए। अशोक कचना आदि शाखाओं में नीलकंठ ढूंढता रहता था। एक दिन आम में, मतलब वो उसे ढूंढते रहते थे। आशीष कुत्ती सम्मान पड़ गई, मतलब है ना। अब ये कजली जो है, ये कुत्ती है, ये इसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कंजली, मतलब इस कुत्ती पे वार किया। ठीक है, उसने भी किया तो है ना क्या हुआ, क्या ना कुत्ते को आया गुस्सा। अच्छा मेरे पे वार कर रहा है, मेरे पे वार कर रहा। उसने क्या किया, अपने 2 दांत उठाए और जड़ दिए उसके गले पर, और वहीं वो मर गई। और फिर राधा बस उसका द्वार पर वेट करती रहती और खाना भी नहीं खाती। तो ये कहानी लिखी है हमारे महादेवी वर्मा ने। कहानी तो अच्छी थी लेकिन एंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, नीलकंठ मर गया था। तो लेकिन अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इसमें ट्विस्ट वगैरह, थोड़े से मॉरल्स भी थे, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह जैसे, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो, इससे आप प्रभावित होते हो, तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।